हेलो, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज भाग 2 है हमारे कंप्यूटर बेसिक क्विज़ का। और ये जो हम आज लगाने वाले हैं क्विज़, वो आप घर पे भी लगा सकते हो आप अपने मोबाइल के अंदर। तो आपको मैसेज करना है 9996655846 पर। यह जो HTML फॉर्मेट में बनी हुई है ना, ये जो फाइल है, ये मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे बेसिक क्वेश्चन कीबोर्ड और शॉर्टकट की से रहने वाले हैं। कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन की होती हैं? फंक्शन की कितनी होती हैं? कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट स्क्रीन की किस काम आती है? प्रिंट स्क्रीन की किस काम आती है? स्क्रीनशॉट लेने के काम आती है प्रिंट स्क्रीन की। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहने वाला है। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन की दबाना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट इटालिक करने का शॉर्टकट की क्या है? इटालिक करने की शॉर्टकट की है Ctrl+I। टेक्स्ट को इटालिक में करने के लिए Ctrl+I। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B। अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है हमारा, वर्ड में MS वर्ड में टेक्स्ट अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होगी? तो Ctrl+U से हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राउज़र में एड्रेस बार पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? ब्राउज़र के अंदर अगर हमें एड्रेस बार पर जाना है तो Ctrl+L हमें दबाना पड़ेगा। Ctrl+L कब दबाना पड़ेगा? जब हमें ब्राउज़र में एड्रेस बार पर जाना हो। जब एक बात और है, अगर हम विंडो पढ़ रहे हैं ना, तो विंडो में अगर हम Ctrl+L दबाते हैं तो हमारी जो विंडो है वो लॉक हो जाती है Ctrl+L दबाने से। ये एक अलग शॉर्टकट की है, वहाँ पर ब्राउज़र में अलग होगी। Ctrl+L दबाने से एड्रेस बार पर जाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विंडो में डेस्कटॉप दिखाने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ के अंदर डेस्कटॉप अगर हमें जाना है तो Window+D हमें दबाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें विंडो में डेस्कटॉप पर जाना है तो Window+D दबाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस की से कैप्स लॉक ऑन या ऑफ होता है? कौन सी की से कैप्स लॉक ऑन होता है और ऑफ भी हो जाता है उसी को दबाने से? तो हमें पता है कैप्स लॉक दबाने से ऑन हो जाएगा, जिससे हम अपने अक्षरों को बड़े फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। और दोबारा अगर हम दबा दें कैप्स लॉक तो छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कीबोर्ड की एस्केप की क्या काम करती है? कीबोर्ड की एस्केप की क्या काम करती है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहने वाला है इसके अंदर। किसी एक्शन को कैंसिल करना या फिर एग्ज़िट करना वहाँ से। तो एस्केप की क्या काम करेगी? किसी एक्शन को कैंसिल करना या फिर वहाँ से एग्ज़िट करना। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की कौन सी है? पावर पॉइंट में अगर हमें स्लाइड शो शुरू करना है तो F5 हमें दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, स्लाइड्स अपनी आगे चलनी शुरू हो जाएंगी F5 दबाने से। टैब की का मुख्य उपयोग क्या है? टैब की किस लिए उपयोग की जाती है, ये बताओ। टैब की उपयोग की जाती है नेक्स्ट फील्ड या फिर इंडेंट पर जाने के लिए, या फिर अगर हम एक्सेल खोल रखा है ना हमने,
तो नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए टैब की का दबाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन राइट रहने वाला है, ऑप्शन बी। टैब की अगर हम दबाते हैं तो या फिर तो नेक्स्ट फील्ड पर जाया जाता है या नेक्स्ट इंडेंट पर जाया जाता है, इंडेंट पर इंडेंट लगाना हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्डवेयर से क्वेश्चन आ गए हमारे। मदरबोर्ड पर, मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड होता है एक सर्किट बोर्ड, जिसे प्लानर बोर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जिसे पीसीबी भी बोल दिया जाता है मदरबोर्ड को, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो हमारा डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, जिसके अंदर हमारे सीपीयू लगाता है, रैम रोम उसके अंदर लगते हैं, ठीक है। ये कई कंपोनेंट होते हैं जो जो सीपीयू सर्किट बोर्ड के अंदर लगाए जाते हैं। जीपीयू का पूरा नाम बताओ क्या है? तो जीपीयू का पूरा नाम है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा राइट आंसर रहेगा हमारा? तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल देते हैं, ठीक है। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस का पूरा नाम है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। यानी कि अगर हमारी लाइट काम करते वक्त चली जाती है तो इसका कार्य शुरू हो जाता है। यह कंप्यूटर को लाइट प्रोवाइड करता है, यानी कि बिजली प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब भी तो इसका नाम यूपीएस है, अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। तो हमारा ऑप्शन राइट रहने वाला है ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हीट सिंक क्या काम करता है? हीट सिंक यानी कि हीट को अब्जॉर्व करता है और हमारे सीपीयू को ठंडा करता है, ठीक है। तो सबसे राइट आंसर है हमारा इसके अंदर 89 का सी ऑप्शन, सीपीयू को ठंडा रखता है हीट सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएमपीएस का पूरा नाम बताओ क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस, ये हमारे मदरबोर्ड तक पावर सप्लाई पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? टच स्क्रीन अगर हम टच करेंगे तो इनपुट लेगा, तो इनपुट डिवाइस है एक तो, और आउटपुट भी दिखाएगा, जैसे हमें यह दिखाई दे रहा है ना हमारी स्क्रीन पर। दोनों का कार्य टच स्क्रीन करता है। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेबकैम किस प्रकार का डिवाइस होता है? वेबकैम यानी कि हमारी फ़ोटो खींचेगा, हमारी वीडियो बनाएगा और इनपुट करेगा हमारी वीडियो को, ठीक है। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। तो कौन सा डिवाइस हुआ? तो यह इनपुट डिवाइस हुआ वेबकैम हमारा। तो वेबकैम के हमारा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लॉटर किस काम आता है? प्लॉटर किस काम आता है? जो लार्ज साइज के ग्राफिक्स हमें तैयार करने पड़ते हैं और ड्राइंग बनानी पड़ती है, या फिर हमें बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ते हैं ना कहीं पे, तो वो प्लॉटर द्वारा ही तैयार होते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है 93 का? तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। प्लॉटर क्या काम करता है? लार्ज साइज ग्राफिक्स और ड्राइंग प्रिंट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग किस में होता है? जॉयस्टिक का उपयोग होता है ज़्यादातर गेम खेलने में। पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, जब माउस कम प्रचलित था
तो गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का बहुत ज़्यादा यूज होता था। तो आज इसका ज़्यादातर यूज होता है वर्चुअल गेमिंग में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? हमारा राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन। तो जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग किस में होता है? गेमिंग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। HDMI का पूरा नाम बताओ क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस यानी कि हाई डेफिनेशन हमें दिखाने में काम करता है ये। जैसे हमारी वीडियो चलाते हैं हम लोग, उसे HD क्वालिटी में चलाता है। ठीक है, तो यह एक इंटरफेस होता है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है हमारा। MS ऑफिस से क्वेश्चन है ये। MS एक्सेल में सेल एड्रेस कैसे लिखते हैं? सेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है बताओ? MS एक्सेल में सेल एड्रेस को कैसे लिखा जाता है? तो जैसे ये ऑप्शन ए है ना हमारा, A1 कोमा लगा दिया, B2 कोमा लगा दिया, C3, तो ये कॉलम प्लस रो, कॉलम और रो जोड़कर इस तरह से हम लिख सकते हैं सेल एड्रेस को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट सेंटर करने के शॉर्टकट की क्या है? यानी कि सेंटर अलाइनमेंट किस शॉर्टकट की से होता है? तो पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए हमें दबाना पड़ता है Ctrl+E। तो ये राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा। Ctrl+E दबाने से पैराग्राफ अलाइनमेंट सेंटर में चली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? MS एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन क्यों यूज होता है? इफ यानी कि कंडीशन लगाने के लिए, कंडीशन के आधार पर रिजल्ट देना, कंडीशन लगाना यानी कि। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। MS एक्सेल में इफ फंक्शन क्या कार्य करेगा? कंडीशन के आधार पर रिजल्ट देगा हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की यानी कि Ctrl+N। देखो वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप मतलब कमज़ोर लेवल पर माने जाओगे। यानी कि कंप्यूटर के ये बहुत और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे हम आगे चलते जाएंगे, जितना थोड़ा अपना लेवल ऊपर करते जाएंगे, यानी कि थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम आगे करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 100वां क्वेश्चन है हमारा। MS एक्सेल में एक कॉलम की सभी वैल्यू का एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? सभी कॉलम की एवरेज निकालनी है हमें। ठीक है, तो हमें क्या दबाना पड़ेगा? तो ऑप्शन राइट रहेगा हमारा सी = एवरेज। फुल पूरा लिखना पड़ेगा एवरेज सबसे पहले, और हमें रेंज देनी पड़ेगी। जैसे A1 से A10 तक इसने दे रखी है, तो तभी हम एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की बताओ क्या होती है? फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, जिससे हम किसी शब्द को, किसी अक्षर को किसी भी कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। हमारे फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट के अंदर, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी उसे फाइंड भी कर सकते हैं और उसे ढूंढ कर उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो Ctrl+H दबाने से ये सब कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है?
नई स्लाइड ऐड करनी है अगर हमें पावर पॉइंट में, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+M हमें दबाना पड़ता है। देखो, Ctrl+M किसके लिए यूज़ होगा? नई स्लाइड जोड़ने के लिए। और नई प्रेजेंटेशन ही हमें, अगर पूरी प्रेजेंटेशन हमें नई बनानी है तो Ctrl+N का यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन, इसलिए आपको ये याद रखना है, हमें सिर्फ एक स्लाइड जोड़नी है, न कि पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है। तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M का यूज़ किया जाता है। MS एक्सेल में मैक्सिमम वैल्यू निकालने की फॉर्मूला क्या है? अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इनमें से राइट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि मैक्स लिख देंगे और हमारी जो रेंज है उसे प्रोवाइड कर देंगे, उस रेंज के अंदर मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसे निकाल देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट और ईमेल से क्वेश्चन है ये। ईमेल एड्रेस में @ सिंबल का क्या काम होता है? @ सिंबल का क्या काम होता है? बताओ क्यों लगाया गया @ सिंबल? तो यह लगाया गया, इसमें राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए। जैसे google.com होता है, यूज़र नेम अलग है गूगल, और जो डोमेन नेम है .com वो अलग कर देते हैं, तो उसको अलग करने के लिए एक पॉइंट लगाया जाता है। लेकिन जैसे हमारी ईमेल एड्रेस होते हैं तो उसमें हम हमारे यूज़र नेम को अलग करने के लिए बीच में यूज़र नेम के और डोमेन नेम के @ सिंबल को जोड़ देते हैं, @ सिंबल बीच में लगा देते हैं, तब इसका यूज़ होना शुरू हो गया। इसका यूज़ होना शुरू हुआ 1972 के अंदर, क्योंकि ईमेल का आविष्कार हुआ था 1971 के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CC यानी कि इसका पूरा नाम बताओ क्या होता है जो ईमेल में यूज़ किया जाता है? CC इसका मतलब है, CC का मतलब है कार्बन कॉपी, यानी कि दूसरे लोगों तक, कई सारे लोगों तक उस हमारे फॉर्मेट की कॉपी अगर हमें सेंड करनी होती है तो कार्बन कॉपी का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला हमारा? कार्बन कॉपी। CC का पूरा फुल फॉर्म है ये, ठीक है। अब आ जाओ BCC। BCC यह भी ईमेल के अंदर यूज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है हमारी, इसके अंदर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो C ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या है? अगर हम किसी मैसेज को, किसी ईमेल को सेंड करते हैं तो वह ईमेल दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाता, दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम CC यानी कि कार्बन कॉपी में उस ईमेल को सेंड करते हैं तो वो सब लोग देख सकते हैं उसे, जिसके पास यह मैसेज गया है, ठीक है। कि वो सब लोग क्या चेक कर सकते हैं कि किस किस को मैसेज भेजा गया है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर सेंड नहीं होता, मतलब दिखाई नहीं देता कि किस किस को मैसेज गया है। नेक्स्ट देखो, स्पैम ईमेल क्या होता है? स्पैम ईमेल क्या होता है? स्पैम ईमेल होता है जो हमारे को कई सारे ईमेल भेज दिए जाते हैं, अनवांटेड ईमेल, जो कि न चाहने योग्य ईमेल होते हैं, हमारे यूज़ के नहीं होते, या फिर बल्क मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ईमेल हमें भेज दिए जाएं तो उसे स्पैमिंग ऑफ ईमेल बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है अनवांटेड या फिर जंक ईमेल, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ईमेल हमें प्रोवाइड हो जाएं तो वो स्पैम बोल दिया जाता है। हमारे फोल्डर के स्पैम फोल्डर में
वो सभी ईमेल चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डाउनलोड और अपलोड में क्या अंतर होता है। देखो, अपलोड मतलब क्या होता है, पहले डाउनलोड देखो। अगर हमें इंटरनेट से हमारे, देखो डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट से डाउनलोड करना अपने फ़ोन के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर। और अपलोड का मतलब क्या होता है, इंटरनेट पर हमारी वीडियो या फिर जो भी है उसको चढ़ाना या फिर भेजना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, डाउनलोड इंटरनेट से लेना, अपलोड यानी कि इंटरनेट पर भेजना। तो 108 का राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्राउज़र में बुकमार्क किस काम आता है। बुकमार्क किस काम आता है ब्राउज़र के अंदर, तो बुकमार्क बताओ। जैसे हमारे किसी बुक के अंदर अगर हम किसी पेज को पढ़ रहे होते हैं और हमें कुछ काम करने के लिए जाना पड़ जाता है, तो हम वहाँ पर पेन रख देते हैं या फिर कुछ पेंसिल रख देते हैं ताकि हम आगे वहीं से पढ़ सकें। तो इसी तरीके से बुकमार्क कर दिया जाता है हमारे ब्राउज़र में या फिर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि हम वहीं से उस चीज़ को पढ़ सकें। तो इसका बुकमार्क का राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बताओ इनमें से। तो इसका ऑप्शन राइट रहने वाला है बी ऑप्शन, पसंदीदा वेबसाइट का लिंक सेव करना। जैसे पसंदीदा वेबसाइट का लिंक कहीं न कहीं पे लिखा होता है ब्राउज़र के अंदर, और उसे अगर हम बुकमार्क कर देते हैं तो सीधे हम वहीं उसी लिंक पर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुकी ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र में कुकी क्या होती है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, जो वेबसाइट होती है हमारी, उसके द्वारा ब्राउज़र में कई सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली जाती है ब्राउज़र के द्वारा, और बार बार वो हमें दिखाई देने लगती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कुकीज़ बोला जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा सी, वेबसाइट द्वारा ब्राउज़र में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को कुकीज़ बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईएसपी का पूरा नाम क्या है। आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर कुछ कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि वीआई है, जियो है, एयरटेल है। ठीक है, पहले भी कंपनी होती थी जो बंद हो चुकी, जैसे डोकोमो है, या फिर और भी कंपनियां थी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती थी। तो आईएसपी का पूरा नाम क्या रहने वाला है हमारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की जनरेशन से क्वेश्चन है ये, प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, जो वैक्यूम ट्यूब बहुत गर्म हो जाती थी चलते चलते, और उसको बार बार रिपेयर करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण वो ख़राब हो जाती थी। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। इन्हें कब बनाया गया वैक्यूम ट्यूब को, वैक्यूम ट्यूब को बनाया गया 1904 ईस्वी के अंदर। ठीक है, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग के द्वारा। तो नेक्स्ट देखिए, द्वितीय पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ। सेकंड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जिसे द्वितीय पीढ़ी में यूज़ किया गया। इनके अंदर जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का यूज़ दूसरी पीढ़ी में किया गया। ठीक है, जे.एल. बेयर्ड द्वारा इसका आविष्कार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन की मुख्य टेक्नोलॉजी क्या है? फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ? बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई? तो डी ऑप्शन हमारा माइक्रो प्रोसेसर राइट रहने वाला है इसके अंदर। फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया, जिससे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले बड़े कंप्यूटर यूज हुए फर्स्ट जनरेशन में, और आगे चलते चलते हमारे कंप्यूटर का साइज़ छोटा होने लग गया। तो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि एक छोटा प्रोसेसर जो यूज़ करने लग गए हम, और साइज़ भी छोटे होने लग गए कंप्यूटर के। तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ पीढ़ी में यूज़ किया गया। नेक्स्ट देखिए, सुपर कंप्यूटर का भारतीय उदाहरण कौन सा है? यानी कि भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है? IBM बाहर का है, डेल, HP ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो बी ऑप्शन है हमारा, वो राइट रहने वाला है। जो परम सुपर कंप्यूटर है हमारा, वो राइट रहने वाला है, बी ऑप्शन हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में मुख्य अंतर क्या है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर बताओ क्या है? इनमें से पढ़ के देखो कि एनालॉग कौन से कंप्यूटर होते हैं और डिजिटल कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो हमारे जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर कॉन्टिन्यूअस तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डिस्क्रीट लेवल पर कार्य करते हैं। डेटा की प्रोसेस डिस्क्रीट लेवल पर करते हैं, कॉन्टिन्यूअस उनसे प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इनमें से देखो कौन सा राइट आंसर रहेगा हमारा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। एनालॉग कंटिन्यूअस तरीके से कार्य करते हैं और डिजिटल डिस्क्रीट डेटा प्रोसेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैपटॉप को और किस नाम से जाना जाता है? लैपटॉप को बताओ किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर सर्वर कंप्यूटर? तो जैसे कि एक छोटा कंप्यूटर हो गया, जैसे नोटबुक के तरीके से कार्य करता है वो लगभग, तो हम नोटबुक कंप्यूटर बोल सकते हैं इसको लगभग। ये ऑप्शन राइट रहने वाला हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेटवर्किंग के हमारे क्वेश्चन आ गए हैं। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमारे एग्जाम्स के अंदर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें कितनी लेयर रहने वाली हैं? इसके अंदर लेयर रहने वाली हैं हमारी, तो इसके अंदर लेयर कितनी रहने वाली है हमारी? 7 लेयर। ठीक है, तो नीचे से और ऊपर तक इन्हें गिना जाता है। यह पूछ लेना कि सबसे पहली लेयर कौन सी है, तो वो नीचे से गिननी पड़ती है हमें। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर, फिजिकल लेयर जो होती है हमारी, वो नीचे से ऊपर तक चली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? बताओ इनमें से देख के नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा राइट आंसर रहने वाला हमारा? तो नेटवर्क की यानी कि फिजिकल और लॉजिकल लेआउट को नेटवर्क टोपोलॉजी बोल दिया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी किसे बोलते हैं? नेटवर्क की फिजिकल, जैसे हमने नेटवर्क बना दिया फिजिकली तरीके से, तो उसे नेटवर्क बोल दिया जाता है। आपस में कई सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है, तो
तो उसे टोपोलॉजी बोल दिया जाता है। जो तरीका होता है ना जोड़ने का, उसे टोपोलॉजी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स किससे जुड़े होते हैं? स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं, बताओ। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रल हब से। उनके अंदर एक सेंट्रल हब होना ज़रूरी है, तभी वो स्टार टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैक एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? तो मैक एड्रेस की लेंथ होती है 48 बिट्स। 48 बिट्स कितनी होती है? जैसे हम मैक एड्रेस लेते हैं, उसके अंदर कई सारे इतने बिट लगा देते हैं, अलग अलग जो फॉर्मेट बनाना पड़ता है हमें, तो वो 48 बिट्स का होता है। ठीक है, जैसे आईपी एड्रेस जो हमारा होता है वो 32 बिट का भी होता है और 128 बिट का भी होता है। तो इसी तरीके से हमारा मैक एड्रेस कितने बिट का है? 48 बिट का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एफटीपी का पूरा नाम बताओ क्या है? यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो एफटीपी का पूरा नाम है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर सी रहेगा हमारा। प्रोग्रामिंग लॉजिक से क्वेश्चन है ये। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम बताओ क्या होता है। जैसे हम किसी सवाल को निकालते हैं ना, मैथ के सवाल है जैसे, उसे सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप टू स्टेप लिखना पड़ता है। अगर हमें एक स्टेप भी छोड़ दिया ना, तो हमारा उत्तर नहीं आएगा, हमारा आंसर कभी नहीं आएगा अगर हमसे एक स्टेप भी छूट गया तो एल्गोरिदम भी वही कार्य करता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एल्गोरिदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो हमारा होता है ना, वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन इसके अंदर ये लिखा हुआ नहीं है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को और क्या बोल दिया जाता है? सोर्स कोड भी बोल दिया जाता है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है हमारी, उसे मशीन कोड भी बोल दिया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट रहने वाला है। सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बग का कंप्यूटर में क्या अर्थ है? यानी कि बग को क्या बोला जाता है कंप्यूटर के अंदर? तो राइट आंसर रहेगा हमारा इसके अंदर। कंप्यूटर को बग क्यों बोला जाता है? क्या मतलब होता है उसका? प्रोग्राम में एरर या फिर मिस्टेक बग बोला जाता है। प्रोग्राम में अगर एरर आ जाए या फिर मिस्टेक हो जाए कोई, उसे बग बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे सिंटैक्स एरर है, सिमेंटिक एरर है, ठीक है, उन्हें बग बोला जाता है अगर हमसे कोई प्रोग्राम के अंदर कुछ फॉल्ट आ जाता है, एरर आ जाता है कोई। HTML में वेब पेज का टाइटल कौन सा टैग देता है? बताओ। HTML के अंदर वेब पेज का टाइटल कौन सा टैग देता है? तो इसके अंदर हमें ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो यह ऑप्शन हमें छोड़ना पड़ेगा। JPG किस प्रकार का फाइल फॉर्मेट है? JPG किस प्रकार का फाइल फॉर्मेट है? इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो JPG को जैसे .jpg लिख देते हैं ना, तो फाइल फॉर्मेट हमारा इमेज का बन जाता है वो। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन रहेगा। तो आज के क्वेश्चन थे ये, लगभग 50 क्वेश्चन थे हमारे।
आज की PDF के अंदर या फिर HTML डॉक्यूमेंट में ये बनाए गए हैं, और आप इन्हें दोबारा से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। मैंने एक बार फिर बताता हूँ, मैं आपको शुरू में भी बताया था कि आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मेट लगाना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के अंदर खुद से लगाने हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें 9996655846 पर, और यह नंबर थंबनेल पर भी लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कैसे कर सकते हैं, इसे फिर से शुरू करें तो आप सबसे ऊपर वाले फॉर्मेट पे आ जाएंगे और सब यहाँ से आप क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद, बने रहने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।